अब ये जो पड़ाव है ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि आपका वीज़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आप वर्क वीज़ा चाह रहे थे अपने लिए, आप 2025 में आपने सोचा है कि हमें माइग्रेट करना है। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब भी कोई आपको वीज़ा गारंटी, वीज़ा कन्फर्मेशन गारंटी और 100% और ये ऐसी भाषा का यूज़ करे तो वहाँ से आप दूर हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट अगर मैं आपको ये बात बोलूँ, क्योंकि नेचुरली आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि 100% वर्क वीज़ा पाने की भी एक रणनीति होती है, जो अभी आप सीखने वाले हैं इस छोटी-सी वीडियो में, तो कैसा रहेगा? और ख़ास तौर से इस रणनीति में किसी भी तरीके का कोई सेटिंग का हिसाब-किताब नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरह के कोई झूठे वायदे नहीं है और लाखों रुपए का खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट फ्री। आपको हमारे पास भी नहीं आना, पूरा का पूरा प्रोसेस सेल्फ मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। अगर आप अपने लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, भाई-बहन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए वर्क वीज़ा लेने चाह रहे हैं, तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सेकंड, अगर आप कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, कोई आप वर्क वीज़ा एजेंसी चलाते हैं या वर्क वीज़ा एजेंट हैं, उस केस में भी ये वीडियो आपके बहुत काम पे आने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकें। और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको ये चैनल ढूँढने में समस्या ना आए। ऑलराइट? तो वर्क वीज़ा पाने की जो 100% गारंटी होती है, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या गारंटी वर्ड एम्बेसी के लिए लीगल है कि नहीं है? एम्बेसी किस नज़र से देखती है? देखिए, 100% या जब गारंटी वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये एब्सोल्युटली इलीगल है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई भी छोटी-मोटी बीमारी होती है, तो डॉक्टर कहता है कि तुम ये दवाई लो, 100% ठीक हो जाओगे। उसका मतलब यही है कि उसको इस दवाई का पता है, वो दवाई ऐसी बीमारियों के ऊपर हमेशा असर करती है और ये इतनी ज़्यादा संगीन बीमारी नहीं है कि ये बंदा ठीक ना हो सके। सिर्फ उसी विश्वास पे डॉक्टर ये चीज़ बोलता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, टेंशन ना लें, 100% गारंटी है। राइट? उसकी वजह से हमें क्या उस डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि आपकी तो भगवान से सेटिंग है या फिर आपकी मौत से सेटिंग है, ज़िंदगी से सेटिंग है? नहीं। उसको एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है और वो उस बीमारी को देख पा रहा है जो आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रही है। आप बीमारी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, वीकनेस के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, बट वो डिटैच होके देख पा रहा है, इसलिए उसको सॉल्यूशन पता है। ऑलराइट? जब ऐसा सिनेरियो बनता है, सिमिलर सा वर्क वीज़ा में भी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है। हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप गारंटी वाला प्रोसेस नहीं कर सकते। 0.01% रिस्क तो हर चीज़ में रहता है। बट अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल अभी समझाने वाला हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका वीज़ा 100% आना चाहिए। 0.1% हो सकता है उसमें कुछ कमी पेशी रह जाए किस्मत की, बट आपकी फाइल, आपकी प्रोफाइल आपके केस में नहीं रहेगी। ऑलराइट? तो ये 7 पॉइंट्स हैं वर्क वीज़ा के, जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि अगर आप अपनी फाइल को बनाएंगे तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। अब ये सातों पॉइंट्स क्या है? सत्ते पे सत्ता। फर्स्ट इज द सोर्स। मैं आपको एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको सुनते हैं। सेकंड इज द अपॉइंटमेंट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ इज परमिट, फिफ्थ एलिजिबिलिटी, सिक्स्थ इज प्रोफाइल, सेवंथ इज फाइल। ये सत्ते पे सत्ता, ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इन 7 पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपनी प्रोफाइल पे, चाहे आपका कोई भी हो, ब्लू कॉलर हो, ब्राउन कॉलर हो, व्हाइट कॉलर हो, कुछ भी हो, किसी भी देश में हो, चाहे कि आजकल जो ट्रेंड पे चलता है ना, लग्जमबर्ग, राइट? कुछ भी हो, अगर आप इन 7 पॉइंट्स के हिसाब से चलोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब एक एक करके इनको इवेल्युएट करते हैं कि पॉइंट्स हैं क्या। ऑलराइट, तो पहला पॉइंट है सोर्स। सोर्स में क्या आ जाता है? सोर्स में आ जाती है कंपनी, जो आप खुद करेंगे, कंसल्टेंसी, जो आप खुद नहीं करेंगे, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू करेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये भी एक तरह से कंसल्टेंसी ही होती हैं, बट ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं कि अगर मुझे एबीसी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और फोर्थ हो गया लॉयर, कि भाई मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आई जस्ट नीड वन सिंगल सोर्स, मैं उस सोर्स पे पहुंचूंगा, लॉयर होगा, वो मेरे लिए सारा काम करवा के देगा, बट मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जितना ये प्राइस है इनका। सेल्फ करेंगे, कोई खर्चा नहीं है। कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाएंगे, थोड़ा और खर्चा बढ़ सकता है, और लॉयर के थ्रू जाएंगे तो सबसे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अब इसमें कैसे प्रोसीड करें? देखिए, सोर्स का मतलब हो गया कि आपको जॉब कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो कोई ना कोई कंसल्टेंसी या रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं। जब भी उनको स्टाफ चाहिए होता है वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन देर आर गुड अमाउंट ऑफ कंपनीज ऑल्सो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी लेती हैं, जो अपनी वेबसाइट में वी आर हायरिंग करके पोजीशन ओपन कर देती हैं कि कोई भी जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकता है।
या फिर जो सिंपली ऐड भी देती हैं, या नेशनल वैकेंसी पोर्टल में जो अलग अलग देशों में होते हैं उसमें लिस्ट करवा देती है कि हमें रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा कोई आपको कंपनी मिलता है तो आप खुद भी जा सकते हैं। अब ये कंपनी कैसे मिलती है, इनको ढूंढा कैसे जाता है, ये इस चैनल पे सभी देशों की वीडियोस में हमने सारे सोर्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, बताए हुए हैं कि आपको कैसे मिल सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है कि आपको जर्मनी जाना है, हो सकता है आपको यूएस जाना है, हो सकता है आयरलैंड जाना है, तो या आपको इटली जाना है, स्पेन जाना है, कहीं पर भी जाना है, इनफैक्ट थाईलैंड ही क्यों ना जाना है, तो वहां पर जाके आपको काम कैसे ढूंढना है, कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं, वो हमने स्टारफिशर की सारी वीडियोस में बताया हुआ है। आप जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद तसल्ली से जिस भी कंट्री में आप इंटरेस्ट रखते हैं उस कंट्री की वीडियो देखिए, आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला हो गया कंपनी। जब आप सोर्स आपको मिल जाता है और कंपनी आपको डायरेक्ट हायर कर लेती है तो उसके लिए आपका कोई खर्चा नहीं होता। फिर हो जाता है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी जैसे मान लीजिए कंसल्टेंसीज भी होती हैं, जैसे इंडिया में जब आप जॉब सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो काफ़ी सारी कंपनी के नाम नहीं आ जाते। मैं अब नाम बोल नहीं सकता, आई होप आप समझ गए होंगे। या फिर आप किसी को शादी करनी है तो काफ़ी सारी कंपनियों के नाम नहीं आ जाते कि भाई हम आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगे, हम आपकी शादी करा देंगे, राइट। तो ये कंसल्टेंसी ही होती हैं। ओके, तो जैसे ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उस सर्विस के ये आपसे अमाउंट चार्ज करती हैं। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रेपुटेशन एंड मार्केट रीच, है ना। फिर आ जाता है रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो उस पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में होगी। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी कॉरपोरेशन है लग्जमबर्ग में, ओके, अब आपको वहाँ पे जॉब करनी है। अब जैसे आपने कॉन्टैक्ट करा, वहाँ पे लिखा होएगा, या तो वो आपको रिप्लाई करके ईमेल पे बता देंगे जब आप अप्लाई करेंगे, या फिर वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा कि हमारा इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन कॉन्टैक्ट है। या फिर जब आप वहाँ पे वी आर हायरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास किसी कंसल्टेंसी से रिप्लाई आएगा या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से अप्लाई आएगा। इसका मतलब है कि एबीसी कॉर्पोरेशन का किसी XYZ रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके एक्सक्लूसिव राइट उसके पास है। उसके लिए आपको सिर्फ इसी के पास जाना होगा, उस केस में कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, लास्टली लॉयर। भाई आपको नहीं पता, मैं ज़्यादा सरदर्द नहीं चाहता, मेरे पास पैसे हैं, मेरे को ना ज़्यादा सरदर्द चाहिए ना कुछ, एक काम करता हूँ मैं किसी लॉ फर्म को पकड़ लेता हूँ। बट यहाँ पे देयर इज़ अ कैच बिहाइंड इट। आप लॉ फर्म को तो पकड़ सकते हैं, बट ट्रस्ट कैसे करेंगे? बिकॉज वो 7 समुंदर पार आपके पास बैठे हुए हैं। 7 समुंदर पार वो बैठे हैं, वो काम ठीक से करेंगे नहीं करेंगे, नोबडी नोज। लेकिन ये रिस्क लेना पड़ता है। इसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेके क्यों ना आप इंडिया की कोई विंडो यूज़ करें। इंडिया में किसी एजेंट जो आपको, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, जो आपके नॉन में हो, या आप चाहें तो ये चांस हमें भी दे सकते हैं, तो आप उसके थ्रू इन लॉयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना भेजें। फिर लॉयर्स आर गोना डू वर्क फॉर यू। ओके, तो इन तरीके से होता है। यानी आपको पहला पड़ाव क्या है कि सोर्स से जॉब मिल गई। दूसरा अपॉइंटमेंट। जॉब मिलने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर, यानी आप कंफर्म हो चुके हो। वो कब होता है? जब आपको जब जॉब मिलती है, हो सकता है वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हो, आप उसे पास कर देते हो, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको आपके पसंद आ गए और उन्होंने आपको हायर कर लिया। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपॉइंटमेंट का, वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। अपॉइंटमेंट अपने आप में काफ़ी नहीं होता, मेन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ लिखा होता है, और वो कंपनी के लेटर हेड पे हो तो और भी अच्छा है, और कंपनी की सील मस्ट है, सील या स्टैंप होने चाहिए, अलॉन्ग विद सम रिप्रेजेंटेटिव जिनके साइन होने चाहिए। काफ़ी सारी कंपनीज ये राइट देती है अपने लॉयर को, ऐसे सिनेरियो में लॉयर की स्टैंप भी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर सारी कहानी अधूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद परमिट। अब कई देशों में परमिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, आप जानते हैं, जैसे जर्मनी में परमिट नहीं चाहिए होता, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर ही बाय डिफॉल्ट एक तरह से परमिट की तरह काम करता है। और कई देशों में परमिट चाहिए होता है, जैसे पोर्चुगल परमिट चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे परमिट फाइल करा जाता है। ये कौन करता है? जिस सोर्स के थ्रू आपकी जॉब लगी है वही आपका ये काम करवा के देता है। जब आपका परमिट आ जाता है उसके बाद हो जाती है आपकी एलिजिबिलिटी। यहां तक तो कोई भी करा सकता है, ये काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो पड़ाव है ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि आपका वीजा आ सकता है कि नहीं आ सकता है। परमिट मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, मिल जाता है, लेकिन वीजा क्यों नहीं मिलता? परमिट मिलने के बाद भी आप देखेंगे वीजा रिफ्यूजल स्काई रॉकेट हो रखे हैं एम्बेसी में। एलिजिबिलिटी, यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये मिस्टेक अगर आप ठीक कर लें तो आप 99% अपने वीजा सक्सेस को पार कर लेंगे। अब ये कैसे होता है? जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे किसी अमित कुमार का नाम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। कोई अमित कुमार है, लेट्स अज्यूम, मैं आमतौर पे शेफ के उदाहरण ज़्यादा देता हूँ तो इस बार भी शेफ के ले लेते हैं कि वो शेफ हैं और उनको कॉन्टिनेंटल शेफ की एक जॉब
मिल गई है। अब वहाँ पर लिखा है कि हमें एक सीनियर शेफ चाहिए जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अमित कुमार को 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का है, 5 साल का है। उनको लगा यार ठीक है मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट तो 10 साल की है, लेकिन एटलीस्ट मुझे 5 साल का तो एक्सपीरियंस है ही ना, और उन्होंने अप्लाई कर दिया। कमाल की बात यह है कि अमित कुमार सेलेक्ट भी हो गए, उनका परमिट भी आ गया, फिर भी वीज़ा नहीं आया। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी ने जब अपनी वैकेंसी पोर्टल में, अगर उन्होंने नेशनल वैकेंसी रजिस्टर जो काफ़ी देशों में प्रैक्टिस किया जाता है, जो स्पेन में, फ्रांस में, हर काफ़ी देशों में होता है, उसमें उन्होंने लिस्ट कर रखा है कि हमें ये रिक्वायरमेंट थी, और वो रिक्वायरमेंट मैच ना होने के बावजूद भी अगर वो किसी थर्ड पर्सन को, फॉरनर को खास तौर से हायर कर लेते हैं, तो ऐसे केस में अगर काउंसलर लीनियंट नहीं हुआ और स्ट्रिक्ट हुआ ना, वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। अगर 10 साल लिखा है तो 10 का 8 चल जाएगा, लेकिन 10 का 5, 4, 3 नहीं चलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं कह रहा मैं आपको, वीज़ा के लिए कह रहा हूँ। ओके, और कई बार लीनियंट ऑफिसर होता है तो इसको नज़रअंदाज कर देता है, हाँ दो यार वीज़ा ठीक है, कंपनी हायर कर रही है, हमें क्या टेंशन है। बट ऐसा नहीं होता, इनका काम ही यही होता है क्रॉस वेरीफाई करना कि कंपनी ने लिस्टिंग क्या करी थी और एक्चुअल में हायर किसको किया है, क्या उनकी प्रोफाइल मैच हो रही है, नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज फैक्टर भी होता है एलिजिबिलिटी के लिए, वो लिखे होने चाहिए। ओके, तो एलिजिबिलिटी अगर मैच हो जाती है तो काम बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफाइल। अभी इसी अमित कुमार की जगह अब हम सुमित कुमार ले लेते हैं, कोई जिनको मान लीजिए आईटी से रिलेटेड फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको जर्मनी में एक जगह जॉब मिलती है, उनका एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, जैसा उन्होंने कहा 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनका सिलेक्शन भी हो गया। मगर अब यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि हो सकता है उनको प्रोग्रामिंग में XYZ कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हेल्प चाहिए, और इनको जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा एनिमेशन में है। दोनों आईटी से रिलेटेड अलग अलग फील्ड्स हैं, मगर ऐसे केस में उन्होंने हायर तो कर लिया, ठीक है हम इनको कहीं ना कहीं सेटल कर लेंगे, एम्बेसी सेटल नहीं होने देगी। एम्बेसी का काउंसलर वो जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पे जाएगा, वो यही देखेगा जब आपको प्रोग्रामिंग इंजीनियर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी, तो आप एक एनिमेशन एक्सपर्ट को क्यों हायर कर रहे हैं। इस केस में जो कंपनी है चाहे जो मर्जी एक्सप्लेनेशन देती रह जाए, काउंसलर नहीं मानेगा। और अगर बहुत ही लीनियंट हुआ तो अलग बात है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी वो सतर्क हुआ तो वीज़ा अप्रूव नहीं करके देगा। इसलिए प्रोफाइल में दम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मैच होगी, प्रोफाइल में भी, कि भाई हाँ मैं जो हूँ प्रोग्रामिंग इंजीनियर हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैंने XYZ सोर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है, जिसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ आपने जो भी कंपनी ने लिस्टिंग करी है, उस लिस्टिंग का एक्सपीरियंस के साथ साथ उसी एक्सपीरियंस के फील्ड का पढ़ाई भी किया हुआ है। देखो घुमा फिरा के बात कहाँ गई है। एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, प्रोफाइल मैच हो रही है, लेकिन क्या एजुकेशन मैच हो रही है? ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने दिखाया कि आपने XYZ कंपनी में किया काम, आपने दिखा दिया कि ABC कंपनी जर्मनी ने आपको हायर भी कर दिया, परमिट भी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया आपका, बट मैं वीज़ा फिर भी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आपने प्रूव नहीं करा कि इसकी पढ़ाई आपने करी है। हो सकता है इंडिया का एक्सपीरियंस आप फेक दिखा रहे हो सकता है वहाँ पर जो भी जर्मनी में आपको कंपनी हायर कर रही है वो बेचारे फेक डॉक्यूमेंट के झांसे में आके हायर कर रही है, लेकिन बीइंग एम्बेसी ऑफ जर्मनी इन इंडिया, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सारे फिल्टर करते हैं ऐसे केसेस को। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो ऐसे फिल्टर कर देते हैं, उनको जैसे ही लगता है कि क्योंकि कंपनी ने हायर कर लिया, लोगों का ये मानना कंपनी ने हायर कर लिया, तुम्हें क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कंपनी तो किसी को भी हायर कर लेगी, वो यहाँ थोड़ी बैठे हैं। वहाँ कौन बैठे हैं? वहाँ बैठे हैं उनके काउंसलर्स या एम्बेसी। इनका काम होता है ये सारी चीज़ें चेक करना, उनका नहीं। ओके, इसीलिए ये सारी डिस्क्रिपेंसी लोग एड्रेस ही नहीं करते, दिमाग में ही ना, हाँ परमिट आ गया, वीज़ा आ गया। नहीं जी नहीं, परमिट आना तो 10% गेम हुआ, 90% तो बचा हुआ है अभी भी। ओके, परमिट आएगा, फिर आपकी प्रोफाइल मैच हो, एलिजिबिलिटी मैच हो, तभी जाके कुछ सक्सेस के रास्ते बनते हैं। ऑलराइट, तो प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल के लिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू पास किया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया, उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल गया, उसके बेस पे आपका परमिट आ गया। फिर आपने ये दिखा दिया कि जितना एक्सपीरियंस कंपनी ने मांगा है आपका एग्जैक्टली उतना एक्सपीरियंस है। फिर आपने दिखा दिया कि जो भी काम के लिए मेरे को सिलेक्ट किया गया है, इस काम के लिए मैंने प्रॉपर डिग्री कोर्सेज किए हुए हैं, जिसका ये प्रूफ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट में पॉइंट आ जाता है फाइल का। अब ये प्रेजेंटेशन में कई लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये 2 पॉइंट पे अच्छे से काम कर लेते हैं ना, तो 90% सक्सेस रेट आपका डन है। 10% रिस्क उसके बाद जो रह जाता है वो फाइल पे रह जाता है या ऊपर दिए हुए डिटेल्स पे। कॉन्ट्रैक्ट के किसी पॉइंट पे अगर आपने अपना एग्रीमेंट आगे रख दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है 11 महीने का, लेट्स अज्यूम कि भाई हम आपको सिर्फ 11 महीने के लिए हायर कर रहे हैं, मगर आपने परमिट में ये मेंशन नहीं करवाया। परमिट में मेंशन होना चाहिए, ऑल्दो होता ही है, बट कुछ कंट्रीज, एस्टोनिया वगैरह में परमिट में कई बार वो मेंशन नहीं करते हैं।
फिनलैंड में ये मेंशन नहीं कर पाते हैं और डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, कई बार उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका अपॉइंटमेंट ये मैच कर रहा हो परमिट के साथ, और ये सारी चीजें आपकी एलिजिबिलिटी और प्रोफाइल के साथ जा रही हो, और इन सब के अपडेटेड अप टू द मार्क डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफाइल में अटैच हो, आपकी फाइल में अटैच हो। और यहाँ पर ये फाइल आपने लगा दी। अब ये बेस्ट फाइल है, इससे बेस्ट नहीं बन सकती। इसमें आपको कवर लेटर, इंश्योरेंस वगैरह अलग से लगाने होंगे, जिसमें आप अपना मोटिवेशन लेटर वहाँ पे लगाएंगे कि आप उसी देश में क्यों जाना चाहते हैं, और वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियोज़ है जो आप इसको देख सकते हो। अब लास्ट पड़ाव रह जाता है, कई बार इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो यही चीज़ें पूरे कॉन्फिडेंस से 2-4 मिनट 5 मिनट की इंटरव्यू कॉल होती है, उसमें आपको काउंसलर को बताना होता है। रेयर केसेस में आपके पास कॉल आ सकती है कि आप एम्बेसी में आइए। कई बार सीनियर पोजीशंस पे जो लोग जाते हैं ना, कई बार एम्बेसी में उनको बुला लिया जाता है। उस केस में यही इंटरव्यू फेस टू फेस भी होता है। ओके, तो यानी इंटरव्यू के चांसेस भी बने रहते हैं, कॉल पे और फेस टू फेस दोनों तरीके से इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू पास भी करना होता है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है। इसको जब आप देखेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के सारे क्वेश्चन और आंसर अपने आप मिल जाएंगे। जब आप ये 100% कन्विक्शन के साथ कर देंगे ना, अब आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट हो सकता। वो सिर्फ तभी रिजेक्ट हो सकता है जब किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, ओके, या फिर बाहर जाना लिखा ही ना हो उस समय के लिए, ओके। तो अदरवाइज आपका वीज़ा आएगा ही आएगा अगर आप इन 7 पॉइंट्स पे काम करोगे। अब ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू काम करा रहे हैं तो यही 7 पॉइंट्स उनसे पूछें, क्या ये काम कर रहे हैं इनके ऊपर। आप देखें आपकी प्रोफाइल अकॉर्डिंगली बन रही है, आप देखें आपकी फाइल अकॉर्डिंगली बन रही है, राइट। उसके अलावा इंटरव्यू की प्रॉपर आपने अच्छे से तैयारी करिए कि नहीं करिए। इंटरव्यू में आप ये मत सोचें कि सब कुछ हो गया तो मेरा इंटरव्यू हो ही जाएगा, नहीं। कई बार हम नर्वस हो जाते हैं, जब हमसे एकदम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप पहले करें, सबमिशन के बाद 2-4 दिन करें अच्छे से, ताकि आपका जो है इंटरव्यू की कॉल कभी भी आ सकती है। क्योंकि लंबा प्रोसेस है, टूरिस्ट वीज़ा का नहीं है कि आपके पास 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी। कई बार 2-2 महीने कॉल नहीं आती है, और कई बार 15 दिन से भी पहले आ जाती है। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऑलराइट, इंटरव्यूज फाइनल आपने अच्छे से दे दिया, आपका वीज़ा आ गया, आप जाइए उस कंट्री में, अपने सपने पूरे कीजिए। और अब ये तो था कि रेगुलर वर्क वीज़ा के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे देशों के वर्क वीज़ा भी होते हैं जिसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती है, जहाँ पे ये जो सोर्सेस आपके लिए परमिशन लेते हैं, जैसे आयरलैंड में कितने सारी जगहों से आपके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, नीदरलैंड्स में परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटीज़ से, अलग अलग तरीके से जो ये सोर्सेज लेके देते हैं। उनके वीज़ा कैसे लगते हैं, क्योंकि 80% कंट्रीज तो इसी तरीके से चलती हैं, 20% कंट्रीज जिनका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको वर्क वीज़ा पाने की जो 100% वाली रणनीति है ये समझ में आ गई होगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके सपने 2025 में जो भी आपने देखे हैं, जिस भी देश में आप जाके काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो पूरे हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अगेन, बाय बाय।